प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इससे जो पहले अपने वीडियो बनाया था और उसमें आपने देखा मानव का वृक्ष वंश होमोनिड्स से किस प्रकार मानव विकास करता हुआ, प्रगति करता हुआ और होमो सेपियंस तक पहुंचता है, ये सारी बातें आपने जानी और पढ़ी। आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपने नोट करके भी रखा होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास है, ये शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक होगा ये प्राक इतिहास काल होगा। देखेंगे प्राक इतिहास काल से पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होगा निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं तो देखिए, इतिहास का प्रथम उल्लेख है यह अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास का प्रथम उल्लेख इतिहास का प्रथम उल्लेख है यह अथर्ववेद में मिलता है। पहला उल्लेख, इतिहास शब्द का पहला उल्लेख, इतिहास शब्द का पहला उल्लेख है यह अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इतिहास की उत्पत्ति है हिस्टीरिया शब्द से हुई है। इतिहास की उत्पत्ति देख लेते हैं कौन से शब्द से हुई है? हिस्टीरिया शब्द से हुई है। हिस्टीरिया शब्द से इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है और इसका हिस्टीरिया का जो अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इतिहास का पिता। इतिहास का जो पिता है ये है हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री शब्द का प्रथम जो प्रयोग है हिस्ट्री शब्द का। हिस्ट्री इतिहास शब्द का नहीं, इतिहास शब्द का तो पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन हिस्ट्री शब्द का, हिस्ट्री जो शब्द है इसका जो पहला उल्लेख आपको मिलता है या पहली बार प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया हिस्ट्री शब्द का, ये किया गया हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आधुनिक इतिहास का जनक। आधुनिक इतिहास का जो जनक है ये है राके महोदय को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे अपन बात करें तो देखिए, इतिहास शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है यह है अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति है यह हिस्टीरिया शब्द से हुई है और हिस्टीरिया का मतलब होता है जानना या ज्ञात करना। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ हिस्टोरिका नामक पुस्तक में और आधुनिक इतिहास का जनक है यह राके को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत का नामकरण। किस प्रकार से भारत का नामकरण हुआ है ये देखिए आप, ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण देखेंगे। भारत के नामकरण में अपन देखते हैं तो ईरानी थे, इन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनानी है, इन्होंने भारत को इंडस कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्य कबीला था भारत, जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विष्णु पुराण में भारत का नाम भारत वर्ष कहा गया। नेक्स्ट देखिए
भारतीय पुरातत्व का जो जनक है, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है ये है कनिंघम। कनिंघम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई, ये स्थापना आपकी है 1861। 1861। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक जो था, ये था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूरा अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है। पूरा अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है। ये जो कथन है आपका, ये कथन है एच.डी. संकालिया का। एच.डी. संकालिया पुरातत्वविद हैं अपने भारत में। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए एक विधि है और इस विधि को कहते हैं C14 विधि। और इस विधि के जो जनक हैं ये हैं एफ लीवी। एफ लीवी इस विधि के जनक हैं। 1946 में इस विधि का इनके द्वारा आविष्कार किया गया। देखिए एक बार दोबारा बात कर रहे हैं अपन भारत का नामकरण। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने भारत को इंडस कहा, अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहा, आर्य कबीला था एक भरत जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि भरत नामक एक राजा हुए थे और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में भारत को भारतवर्ष कहा गया। अब भारतीय पुरातत्व अपन बात करेंगे प्राक इतिहास काल की। प्राक इतिहास काल में पुरातत्व का बड़ा महत्व है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक है ये है कनिंघम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। प्रथम इसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और पूरा अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है, ये जो कथन था ये कथन था एच.डी. संकालिया का। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए एक विधि है, विधि का नाम है C14। और इस C14 का जो आविष्कार किया था यानी कार्बन 14 को जो आविष्कार किया था ये एफ लीवी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था 1946 में। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो शुरू करते हैं ये भारत का जो इतिहास है इसके बारे में बातें हैं, ये शुरू करते हैं। देखिए आगे देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण देखिए, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण अपन बात कर रहे हैं इतिहास के वर्गीकरण की। तो इतिहास के वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं तो देखिए अपन इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर पे है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पे है ऐतिहासिक काल। देखना मित्रों, ध्यान देना है इसके ऊपर। प्राक इतिहास काल है, इसके संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो यहां पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं अपने को, पुरातात्विक
साक्ष्य क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य है पत्थर के उपकरण, पत्थर के उपकरण। यहां पर अपने को जो साक्ष्य मिले हैं ये है आपका मृदभांड, मृदभांड, मृदभांड। और ये जो इतिहास है, यहां पर जो साक्ष्य है ये स्वयं इतिहास बनेगा साक्ष्य। यहां पर अपन देखेंगे तो लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं, लिपि थी लेकिन अपठनीय, लिपि थी लेकिन पठनीय, पठनीय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो काल है ये प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है पाषाण काल का, पाषाण काल। ये जो काल है ये प्रतिनिधित्व करता है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और ये जो प्रतिनिधित्व करता है ऐतिहासिक काल, ये 6ठी ईसा पूर्व से, 6ठी ईसा पूर्व से आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये इतिहास का वर्गीकरण है, और इतिहास का जो वर्गीकरण है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बातें अपन समझते हैं। इतिहास का अपन ने वर्गीकरण किया, पहला काल प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक का मतलब पहला, यानी इतिहास से पहला, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास के अपन ने कितने भाग कर दिए? 3 भाग कर दिए। यहां पर अपन देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य अपने को प्राक ऐतिहासिक काल में क्या मिलते हैं मित्रों? पत्थर के उपकरण मिलते हैं भी। लेकिन यहां पर क्या था? लिपि का ज्ञान नहीं था मनुष्य को। और ये जो प्रतिनिधित्व करता है ये पाषाण काल का करता है। अब इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आ गया। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य जो मिले ये आपको मृदभांड मिले। मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। लेकिन इन मृदभांडों के ऊपर जो लिपि थी, इन मृदभांडों के ऊपर जो लिपि लिखी जाती थी ये अपठनीय है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और ये जो काल प्रतिनिधित्व करता है आद्य ऐतिहासिक काल, ये सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसका साक्ष्य स्वयं इतिहास है, ये पठनीय है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अपना इतिहास काल है, यह शुरू माना जाता है भारत का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रतिनिधित्व है प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल का, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अच्छा आप क्वेश्चन पूछ लोगे साहब कि सिंधु सभ्यता और वैदिक, सिंधु सभ्यता में तो मान सकते हैं कि लिपि जो थी अपठनीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता है इसके अंदर तो आपका वेद हैं, पुराण हैं, ये सब आगे थे। लेकिन वेदों के बारे में बताया गया है कि वेद जो थे ये अपौरुष थे, यानी वेद जो थे इनको लिखा नहीं गया, इनका जो संकलन है यह वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वेद जो थे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वरण के द्वारा यानी बोलने के द्वारा पहुंचे। अब अपन बात करते हैं इतिहास के अंदर बड़े टॉपिक की अपन बात करें तो देखिए ये जो ईसा पूर्व है इसमें बहुत से बच्चों को समस्या आती होगी। देखिए अपन बात करें ये ईसा पूर्व और ईस्वी का जो एक भ्रम है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बोर्ड पे ध्यान देखें, एक तो शब्द आता है बीसी,
और एक शब्द आता है एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी या डोमिनो। पूरा का पूरा इतिहास एडी और बीसी ईस्वी पे टिका हुआ है। तो देखते हैं अपन, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईस्वी, यानी इन दोनों के मध्य कॉमन चीज है वो है ईसा मसीह। आपको पता है अंग्रेज जो संस्कृति थी वो उसका संपूर्ण विश्व के ऊपर अधिकार था, और अधिकार होने के कारण इन्होंने अपना जो कैलेंडर है वो संपूर्ण विश्व के ऊपर थोपा। और आज अपन अंग्रेजी कैलेंडर है इसके आदी हो चुके हैं। जैसे भारत में अपन बात करें तो विक्रम संवत है, शक संवत कोई नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च अपने को जानते हैं। और इसी ये जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है। और इन्होंने एक पॉइंट लिया, और पॉइंट क्या लिया कि ईसा मसीह से जन्म से पहले की बात इसको कह दिया गया ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की यानी पहले की बात तो कह दी गई ईसा पूर्व और बाद की बातों को कह दिया ईस्वी। और इसी ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को इंग्लिश में बोलते हैं एडी यानी एनो डोमिनो। तो सीधी सी बात है, जैसे अपन बात करें 5000 ईसा पूर्व और वर्तमान में चल रही है 2020 ईस्वी, तो इसमें ईसा पूर्व में जब आगे बढ़ते हैं तो घटता जाता है। एक माने कि ये जीरो, माने जीरो की तरफ अपने को बढ़ना है तो इसमें से घटेगा 4000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, इसके बाद में शून्य आ गया। इसका मतलब हुआ ईसा पूर्व में जो घट रहा है वो समय बढ़ रहा है, और यहां पर जीरो के बाद में एक शुरू हो जाता है तो ईस्वी में क्या गया 1 2 3 4 इस प्रकार से समय बढ़ता है। इट मींस क्या हुआ कि आप 2020 में खड़े हो और आपसे पूछ लिया जाए कि 5000 समय पूर्व कितना समय हो गया, तो 5000 के अंदर प्लस आप 2000 कर दोगे तो वर्तमान में कितना हो गया 7000 वर्ष पूर्व की बात होगी, 7000 पहले की बात होगी। तो इस प्रकार से अपन सीधी सी बात ये है, आपको समझाने का मतलब था एडी और बीसी, और आपने देखा होगा, आपने पॉइंट समझ भी लिया होगा, तो बड़ी आसानी सी बात है, इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इतिहास का वर्गीकरण अपने पढ़ा। अब इतिहास के वर्गीकरण के बाद में अपन सबसे पहले जो काल पढ़ेंगे वो प्राक इतिहास काल पढ़ेंगे। इस आपको जो ये आपको दिया गया है सारणी, आप ये सारणी उतार लें, डायग्राम जैसा बना लेंगे तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं, अब बात करेंगे प्राक इतिहास काल की, और प्राक इतिहास काल के अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें सबसे पहले प्राक इतिहास काल में कुछ खोजकर्ता हैं, कुछ खोजकर्ताओं के नाम मैं बता देता हूं। प्रागैतिहासिक खोजकर्ता, साहब एक क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए मित्रों, प्राक इतिहास काल में जो खोजकर्ता थे उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, और इनमें देखेंगे अपन 1842 के अंदर डॉक्टर प्राइमरोज है, इसने प्राक ऐतिहासिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसी कारण इसको प्राक ऐतिहासिक शब्द का जनक कहते हैं। इनका जो कार्य था ये देखेंगे, कर्नाटक के रायचूर जिले के अंदर लिंगसुगुर नामक स्थान है, इस स्थान पर इसने पाषाण के उपकरण खोजे और उन उपकरणों में से छुरा और तीर था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1853 में जॉन इवांस ने एमपी के नर्मदा के जबलपुर में, नर्मदा नदी है इसके किनारे जबलपुर है, यहाँ से पाषाण उपकरण की खोज करी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 1863 में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा मद्रास के पलवरम में हैंडेक्स को कुल्हाड़ी कहा जाता है, तो हैंडेक्स की खोज करी थी, या हैंडेक्स
पाषाण उपकरण है ये इसको यहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूवैज्ञानिक या पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूवैज्ञानिक थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भूवैज्ञानिक थे, न कि पुरातत्वविद थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1884 के अंदर विलियम किंग के द्वारा अतिरमपक्कम, ये अतिरमपक्कम जो जगह है ये मद्रास में है, यहां से इसने हैंड एक्स प्राप्त किया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये अपन कुछ प्रमुख जो खोजें हैं इनके अपन बात कर रहे हैं। प्रमुख जो खोज हैं ये अपन देख रहे हैं। तो अपन ने खोजों में विलियम किंग के बाद में यहां पर देखेंगे 1935 के अंदर, और आपका डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में ये जो था, ये येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दल था। येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दल था। इस अभियान दल ने शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर खोज करी थी। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर इसने खोज करी थी, उपकरण खोजे थे। इसमें पोतवार का पठार है, ये भी शामिल है, कश्मीर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो देखिए 1950 के अंदर स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब, इनकी किताब है, स्टुअर्ट पिगट की किताब है प्री हिस्टोरिया। इस पुस्तक के अंदर प्री हिस्टोरिया इंडिया के अंदर पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, विस्तृत जानकारी दी है इसमें। देखिए एक बार दोबारा इस पर चर्चा करते हैं। 1935 में डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में, ये जो डी टेरा और पीटरसन जो थे, ये येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक दल था। इस दल ने शिवालिक की पहाड़ियों और पोतवार के पठार के अंदर, ये आपको पाकिस्तान कश्मीर के अंदर है, ये शिवालिक की पहाड़ी और पोतवार का पठार, यहाँ पर इसने पाषाण उपकरण है इसकी खोज करी थी। 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिया इंडिया के अंदर पाषाण काल के जो उपकरण थे इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यानी पाषाण काल के उपकरण या पाषाण काल की जानकारी है, ये विस्तृत देने वाला जो व्यक्ति है ये है स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करेंगे, देखेंगे प्राक ऐतिहासिक जो काल है ये चल रहा है और इसके अपन बात कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे आप क्या क्या महत्वपूर्ण बातें और इसमें हैं। देखिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, इसे प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। अब अपन बात करें तो इसके अपन पार्ट करते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से इसके पार्ट होंगे। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ये इसके अंदर महत्वपूर्ण काल हैं। इंग्लिश में पूरा पाषाण है, इसको पैलियोलिथिक,
पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज कहते हैं, और नव पाषाण को नियोलिथिक एज कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए इसका अपन कार्यकाल देखें तो कार्यकाल है इसका 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, ये काल है पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल का 12 से 10,000 ईसा पूर्व, ये मध्य पाषाण का है। और नव पाषाण का 10 से 3,000 ईसा पूर्व, ये इनका काल है। अब अपन बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल का जो कार्य था, इसके अंदर मनुष्य क्या करता था, शिकार और खाद्य संग्रह का कार्य था। शिकार व खाद्य संग्रह करता था मनुष्य। और यहां पर मध्य में शिकार और पशुपालन, और नव पाषाण काल के अंदर मनुष्य है यह कृषि कार्य है यह करने लग गया था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखें, ये जो पूरा पाषाण काल है इसके 3 डिवीजन अपन कर लेते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से इसमें 3 डिवीजन होते हैं। निम्न या पूर्व पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के 3 भाग होते हैं। इसको प्री पेलियोलिथिक काल कहते हैं। इसको मिडिल पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसको अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। ये सब इसके इंग्लिश में नाम हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखेंगे इनके स्रोत हैं, ये है 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व, और इसका स्रोत है 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और इसका जो काल है 40 से 12,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए एक बार ये जो आपके सामने सारणी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सारणी है। नीचे तक आ रहा है, ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी है। प्राक ऐतिहासिक काल की अपन सारणी देख रहे हैं, प्री हिस्ट्री की सारणी देख रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में अपन ने बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोल दिया जाता है, नाम मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार एग्जाम के अंदर इंग्लिश वाले नाम हैं कि दे दिए जाते हैं, तो इंग्लिश वाले नाम भी आपको याद करने बड़े जरूरी है साहब, मस्ट है ये भी याद करने। देखिए पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक कहते हैं, पेलियोलिथिक एज का मतलब काल हो गया, पूरा पाषाण हो गया पेलियोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल का नाम पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल का नाम मेसोलिथिक, और उच्च पूरा पाषाण काल का नाम हो गया नियोलिथिक एज। अब अपन बात करें इसका काल कब से कब तक था। ये काल है, ये याद करना मैंडेटरी नहीं है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर पुस्तकों में हर पुरातत्वविदों के द्वारा इसके काल की गणना है अपने अपने ढंग से की गई है। तो ये एक
निश्चित मान नहीं है इसका कालक्रम का, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये मान मैं बता रहा हूं आपको, जो एनसीईआरटी की 6 बुक है इसके अनुसार बता रहा हूं, प्रमाणिक है साहब, प्रमाणित बुक है एनसीईआरटी की 6 बुक के हिसाब से मैं आपको ये सारणी और इस समय आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको समय याद नहीं करना है। देखेंगे इसका समय 20 लाख यानी पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व रहा, मध्य पाषाण काल का 12 से 10,000 ईसा पूर्व रहा, और उच्च पाषाण काल का 10 से 3,000 ईसा पूर्व रहा। अब पूरा पाषाण है, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर जो कार्य करता था मनुष्य, ये शिकार और खाद्य संग्रह का कार्य करता था, और मध्य पाषाण काल में मनुष्य काम करता था शिकार और पशुपालन का, और उच्च पाषाण काल में मनुष्य काम करता था कृषि का। तीनों के तीनों क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि मनुष्य खाद्य संग्रह या शिकार का कार्य करता था कौन से काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कृषि का आविष्कार है ये कौन से काल में हुआ, तो आपका उत्तर होगा उच्च पाषाण काल के अंदर। अब अपन बात करें पूरा पाषाण है, इसको 3 भागों में अपन बांट देते हैं। तो 3 भाग मैंने आपके सामने रखे, तो देखेंगे पहला है निम्न या पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पाषाण काल है, इसे प्री पेलियोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश के अंदर। मध्य पूरा पाषाण काल है, इसको मिडी पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल है, इसको अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इनका समय है 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व। इनका है मध्य पूरा पाषाण का 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और अपर का है 40 से 12,000 ईसा पूर्व। ये इनका समय था। तो समय पे आप ध्यान नहीं देंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी ध्यान देने योग्य हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, और पूरा पाषाण काल में बात करेंगे सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण में बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल की। तो देखिए आगे देखिए, पाषाण काल अपना चल रहा है। प्रत्येक जो चीज है इसके बारे में अपन बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला जो आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, ये देखिए पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल की बात चल रही है। पाषाण काल के अपन ने 3 भाग करे थे, उसमें निम्न पूरा पाषाण काल है। देखिए एक विद्वान है, विद्वान का नाम है लारतेत। इस लारतेत नामक वैज्ञानिक ने या पुरातत्वविद ने 1870 के अंदर प्राक इतिहास का वर्गीकरण, प्राक इतिहास का जो वर्गीकरण है ये पाषाण उपकरणों के आधार पर किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आगे, निम्न पूरा पाषाण काल है। यहां पर जो संस्कृति पनपी, इस संस्कृति का जो नाम था ये था कोर संस्कृति। कोर संस्कृति, चापर चॉपिंग संस्कृति। नेक्स्ट है पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति, पेबुल को बट्टिकाश्म भी कहते हैं, बट्टिकाश्म। अभी समझेंगे क्या है पेबुल, कोर, चापर चॉपिंग क्या है, सारी चीजें समझेंगे। यहाँ इस समय यानी निम्न पूरा पाषाण काल के समय जो औजार बने, इन औजारों के नाम थे चापर चॉपिंग, चापर चॉपिंग, विदारणी, 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 और नाम था हैंडेक्स। एक बार देख लेते हैं। चापर है ये
नुकीला होता था पॉइंट की तरह। नेक्स्ट है चॉपिंग, जो होता था एक बोर्ड की तरह होता था, खुरचनी टाइप, जिससे किसी भी चीज को खुरचा जा सकता था। विदारणी होती थी फेंक कर चलाने वाली, और हैंडेक्स होता था एक आधुनिक कुल्हाड़ी की तरह। ये हैंडेक्स होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर जो उपकरण जो थे ये बनते थे क्वार्टजाइट नामक पत्थर के, क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रकार है जिसके यहां पर औजार बनते थे। अब एक शब्द आता है पेबुल। पेबुल जो पत्थर होता है ये नदी के अंदर बहता हुआ गोल हो जाता है, इसे कहते हैं पेबुल। तो देखिए कोई पत्थर है, ये नदी के अंदर बहता हुआ गोल हो गया। समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसको कहते हैं कोर और इसको कहते हैं फलक। आपका पूरा पाषाण काल है, ये टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, और इसके अपन 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट कर रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल का। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी लगा लेंगे। कौन सा ऐसा विद्वान था या कौन सा ऐसा पुरातत्वविद था जिसने प्राक इतिहास का वर्गीकरण पाषाण उपकरण के आधार पर किया? तो विद्वान का नाम है लारतेत। लारतेत के द्वारा इतिहास का वर्गीकरण है, यह है पाषाण उपकरणों के आधार पर किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब अपन बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण के समय एक संस्कृति पनपी। इस संस्कृति का नाम है कोर संस्कृति, चापर चोपिंग संस्कृति और पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति का ही दूसरा नाम है बटेकास्म संस्कृति। अब इस बात पे ध्यान देंगे, पेबुल क्या होता है? एक पत्थर, बड़ा पत्थर होता था जो नदी में बहता हुआ आगे चलता जाता है, और बहता बहता हुआ एक समय ऐसा आता है कि वो चारों तरफ से गोल हो जाता है। अब ये गोल पत्थर है, इस गोल पत्थर को कहते हैं पेबुल। अब जो इस समय का जो मानव था, ये बड़ा गोल पत्थर है, इसको लेकर के ऊपर से फेंक देता था। तो फेंकने के बाद में इसके जो टुकड़े होते थे, ये देखेंगे जब गोल पत्थर को किसी ऊंचाई की जगह से फेंका जाता है तो वो टूट जाता है। वो टूटता कैसे है? किनारों से टूटता है। तो ये किनारे टूट जाते थे, इन किनारों को फलक कहते थे, और ये किनारे इतने नुकीले हो जाते थे कि इनसे औजार है ये बनाया जा सकता था। तो इसको फलक संस्कृति भी कह सकते हैं या कोर संस्कृति भी कह सकते हैं। वैसे फलक संस्कृति है कि मध्य पूरा पाषाण काल में आ जाती है, तो इसको कोर संस्कृति कहना उचित रहेगा। तो ये कोर संस्कृति है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेबुल है, इसको बटिकासन भी कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब सब बात आती है औजारों की। यहाँ के जो औजार थे ये कैसे बनते थे? चापर नुकीला होता था, चोपिंग एक कुर्चनी टाइप होता था, विदारणी फेंक के चलाने वाला होता था, हैंडेक्स एक कुल्हाड़ी की जैसे होता था। अब उपकरण कौन से पत्थर के बनते थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट चट्टान के बनते थे। चट्टानों के रूप है, आप भूगोल में अच्छे तरह से पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो भूगोल में पढ़ोगे, चट्टानों के रूप में आपको क्वार्टजाइट चट्टान नामक मिल जाएगी, तो आप देखना। तो क्वार्टजाइट नामक चट्टान है, इसके पत्थर बनाया करते थे। पेबुल है, ये वही नदी में बहता हुआ गोल पत्थर हो जाता है, उसे पेबुल कहते हैं। तो देखेंगे मित्रों, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चापर चोपिंग नामक औजार है, यह कौन से काल के हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए निम्न पूरा पाषाण काल के। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है क्वार्टजाइट नामक चट्टान के पत्थर हैं, ये कौन से काल में बनते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये बातें थी निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आगे चलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में ही। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको।
साथ साथ नोट करते रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं औजारों के आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया। औजारों के आधार पे इसके दो भाग हैं। किसके दो भाग हैं? निम्न पुरापाषाण काल के दो भाग हैं। औजारों के आधार पे इसको दो भागों में इसको बांट दिया गया है। देखिए भाग कौन कौन से हैं। एक है चापर चॉपिंग संस्कृति। चापर चॉपिंग संस्कृति, इस संस्कृति में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनेगी इस संस्कृति के अंदर। यह सिंधु की सहायक सोन नदी, सिंधु की सहायक सोन नदी घाटी के अंदर यह संस्कृति पनपी है। और सोन नदी आपको पता है पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। तो इस चौपर चौपिंग संस्कृति को सोन नदी संस्कृति या सोन नदी घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे इसे सोन संस्कृति भी कहते हैं। सोन संस्कृति नाम आ जाए तो भी आपको वही, मैं चलो लिख देता हूं, सोन संस्कृति भी कहते हैं इसको, इसी का नाम सोन संस्कृति भी है, चापर चौपिंग संस्कृति का ही। यहाँ पर खोज है, ये बड़ा उत्तम क्वेश्चन बनता है खोज वाला। 1928 में डीएन वाडिया, 1928 में डीएन वाडिया और 1935 के अंदर डी टेरा और पीटरसन के द्वारा यहाँ पर खोज का कार्य किया गया। डी टेरा, पीटरसन और एनडी वाडिया के द्वारा कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज तक, कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज तक पाकिस्तान में है, इस क्षेत्र में इन्होंने अन्वेषण किया, खोज की। सोन नदी घाटी में 5 वेदिकाएं मिलती हैं। सोन नदी घाटी के अंदर 5 वेदिकाएं हैं। 5 वेदिकाएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है इस सोन नदी घाटी में कितनी वेदिकाएं। अभी बात करेंगे क्या होती हैं वेदिकाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब निम्न पूरा पाषाण काल है, इसके कुछ स्थान हैं, उस स्थानों की बात करेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल है, इसके कौन कौन से स्थान है। तो पहला स्थान है कश्मीर, कश्मीर का कोतवार पठार। एक स्थान तो ये है कश्मीर का कोतवार पठार। अभी अपन ने बात करी पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, यहां से उपकरण खोजे गए हैं एनडी वाडिया के द्वारा खोजे गए। दूसरा जो स्थान है कश्मीर के अंदर ही, ये है लिद्दर घाटी। और जो लिद्दर घाटी है ये आपकी कश्मीर में है, कश्मीर का ही चल रहा है। कश्मीर के लिद्दर घाटी का क्षेत्र है पहलगांव, और पहलगांव है, यहाँ से एच.डी. संकालिया के द्वारा पाषाण उपकरणों की खोज करी गई, एच.डी. संकालिया के द्वारा। और एच.डी. संकालिया ने यहाँ पर कुल्हाड़ी खोजी थी, और कुल्हाड़ी को इंडेक्स भी कहते हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण बात होती है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल है, इसको औजारों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला है चापर चौपिंग संस्कृति। इस संस्कृति का जो मुख्य क्षेत्र है ये सिंधु की सहायक सोन नदी का क्षेत्र है, और सोन नदी का पर मुख्यतः बहती है पंजाब पाकिस्तान। अच्छा, इसी कारण इसको सोन संस्कृति भी कहते हैं साहब। इसकी खोज है ये एनडी वाडिया के द्वारा 1928 में, डी टेरा और पीटरसन के द्वारा 1935 में यहाँ पर पाषाण उपकरण खोजे गए। कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज, कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज तक खोज करने का काम है ये डी टेरा, पीटरसन और एनडी वाडिया का था। सोन नदी घाटी के अंदर 5 वेदिकाएं मिली हैं। 5 क्रम है, वेदिका मतलब होता है क्रम। 5 क्रम मिले हैं। जैसे आपको पता है कि
कोई भी नदी बह रही है और नदी बह रही है तो आपको पता होगा कि प्राचीन समय में नदियां हैं ये बड़ी पवित्र जल होता था उनका और वन घने होते थे, इसी कारण जो वर्षा है वो भी ज्यादा होती थी, तय मानक से ज्यादा वर्षा होती थी और बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहता था, नदियां खूब बहती थी। और अब धीरे धीरे वो नदी है वो क्या हुई, अपने जगह से नीचे बहने लगी और नीचे बहने लगी और नीचे बहने लगी। अब समय के अंतराल के अनुसार वो पानी नीचे जाने लगा तो उस पानी ने क्या छोड़ दिया, अपना स्थान है वो छोड़ दिया और वहां पर जगह बन गई, यानी पत्थर से टकरा करके जगह बन जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 क्रम है। ये तो ये क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी घाटी है, इसके अंदर 5 वेदिकाएं हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब स्थान देखेंगे तो कश्मीर, निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये कौन कौन से स्थानों पर है, ये स्थान देखेंगे। कश्मीर का कोतवार पट्टा पंजाब पाकिस्तान, यहाँ पर एनडी वाडिया ने कुछ की। दूसरा है लिद्दर घाटी, ये कश्मीर है और लिद्दर घाटी का पहलगांव है, पहलगांव में एच डी संकालिया ने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, एच डी संकालिया ने कुल्हाड़ी की खोज करी थी। तो लिद्दर घाटी के अंदर खोज करने वाला जो था एच डी संकालिया था और एच डी संकालिया ने यहाँ पर जो खोज करी है वो करी है कुल्हाड़ी की खोज करी है। आगे देखें और कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण है चापाड़ चौपलिंग संस्कृति के अंदर, चापाड़ चौपलिंग संस्कृति के अंदर और कौन कौन से स्थान इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे तो अपन ने कश्मीर देख लिया। दूसरे नंबर का जो स्थान है ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है साहब, बेलन, बेलन नदी घाटी। सामान्य सी बात है कि कोई भी संस्कृति पनपी है ना वो नदी के किनारे पनपी है। तो यूपी के अंदर बेलन नदी घाटी है और बेलन नदी घाटी के अंदर 2 मुख्य स्थान है, मिर्जापुर और सिंगरौली, मिर्जापुर और सिंगरौली। अच्छा, मिर्जापुर और सिंगरौली से देखेंगे, बेलन नदी घाटी है, इस नदी घाटी से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के, पूरा मध्य और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूपी के बाद में, यहाँ पर जो स्थान जो है वो देख लेते हैं यूपी के बाद में। तो यूपी के बाद में जो स्थान देखेंगे अपन, यूपी के बाद में देखें राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सा स्थान है, राजस्थान में है डीडवाना, नागौर और नागौर है। नागौर के अंदर आपके 2 जगह हैं, ये ध्यान में रखना, एक तो R16 और सिंधी तालाब, कई पुस्तकों में इसको सिंगी तालाब भी कहते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। और आपका है चित्तौड़, ये निम्न पूर्व पाषाण काल का राजस्थान में स्थान मिले। अब देखें एमपी में है भीमबेटका, ये नर्मदा नदी घाटी में है, नर्मदा नदी घाटी के अंदर है भीमबेटका। नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी के अंदर एक हथनोरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, हथनोरा ग्राम में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, मानव की खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी थी ये होमो इरेक्टस की थी, ये भी ध्यान में रखना है, होमो इरेक्टस नामक मानव। आप इससे पहला जो चैप्टर देखेंगे, पहला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, मानव का वृक्ष वंश पढ़ाया है, उसमें होमो इरेक्टस आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर जो खोजने वाला था ये था 1982 में अरुण शोकनिया के द्वारा ये खोज की गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे भीमबेटका के अंदर ही, भीमबेटका के अंदर आपको गुफाएं प्राप्त हुई हैं, गुफाएं, भीमबेटका के अंदर गुफाएं प्राप्त हुई हैं और ये गुफाएं आदि मानव की निवास थी, आदि मानव का निवास स्थान था, आदि मानव का निवास स्थान था। यहाँ से 600 गुफाएं हैं ये प्राप्त हुई हैं
और पूरा चित्रों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 600 गुफाएं और कुछ पूरा चित्र ये भी यहाँ से मिले। एक बार समझेंगे इसको, दोबारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग बता रहा हूं आपको। देखिए, यूपी की बेलन नदी घाटी है, यहाँ का मिर्जापुर सिंगरौली नामक स्थान है, यहाँ से आपको और निम्न बुरा पाषाण काल के औजार हैं ये प्राप्त होते हैं। एक ध्यान में बात रखनी है आपको, बेलन नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे साहब इसको। बेलन नदी घाटी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष हैं, ये क्रम से पाए गए। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान। राजस्थान का डीडवाना, नागौर और चित्तौड़ से निम्न पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरएस में पूछा गया है कि नागौर के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल के स्थान कौन से हैं। तो एक तो है R16 नामक तालाब और एक है सिंगी तालाब, तो ये ध्यान में रखना। आरपीएससी की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नागौर का सिंगी तालाब और R16 नामक तालाब है, यह है निम्न पूरा पाषाण काल के स्थान है। और चित्तौड़ एमपी का भीमबेटका है, एमपी के अंदर नर्मदा नदी सॉरी नर्मदा नदी घाटी है और नर्मदा नदी घाटी का एक स्थान है हथनोरा गांव। इस हथनोरा गांव से मानव की खोपड़ी पाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी पाई गई और वो मानव जो था वो होमो इरेक्टस काल का था और इसको खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था 1982 में अरुण शोकनिया के द्वारा इसकी खोज करी गई। भीमबेटका नामक स्थान है, यहाँ से आदि मानव के निवास स्थान के रूप में कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं और उन गुफाओं की संख्या 600 है और इन गुफाओं से कुछ पूरा चित्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए और कौन कौन से स्थान हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की अपन बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र का है नेवासा, कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर। नेवासा, कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर, यहां से निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए मित्रों, उड़ीसा है महानदी घाटी या महानदी डेल्टा। महानदी घाटी का जो क्षेत्र है इसके अंदर दो क्षेत्र हैं, बुलियाना और कमारपाड़ा। बुलियाना और दूसरा क्षेत्र है कमारपाड़ा। यहां से निम्न पूरा पाषाण काल के आपको औजार हैं ये प्राप्त होते हैं। नोट करके एक बात लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में बहुत बार पूछी है मित्रों। चौतारा नामक स्थान है, चौतारा या चौतरा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा भी, और इस स्थान से चापर व हैंड एक्स औजार प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को उत्तर व दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए एक बार समझा देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से स्थान है? नेवासा, कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर। उड़ीसा के अंदर महानदी डेल्टा है, इसके अंदर गुलियाना और कमारपाड़ा नामक स्थान है। एक स्थान है चौतारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर से आपको चापर नामक औजार और हैंडेक्स नामक औजार मिले हैं, ये दोनों औजार मिले हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को उत्तर व दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहते हैं, ध्यान में रखना है।
देखिए ये जो चापर संस्कृति अपन देख रहे थे एक नंबर पे, ये चापर संस्कृति है, ये उत्तर भारत की है। और 2 नंबर पे अपन संस्कृति पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे हैंडेक्स संस्कृति। और हैंडेक्स संस्कृति है, ये है दक्षिण भारत की। और चौतारा से चापर भी मिला है और हैंडेक्स भी मिला है। इसी कारण विद्वानों ने इसको क्या कह दिया, चौतारा को उत्तर व दक्षिण भारत का मिलन स्थल कह दिया। तो चौतारा नामक जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चापर भी मिलता है और हैंडेक्स भी मिलता है। इसी कारण इसको उत्तर व दक्षिण भारत का मिलन स्थल है ये कह दिया गया। नेक्स्ट आगे देखिए, औजारों के आधार पर अपन ने 2 भाग किए थे निम्न पूरा पाषाण काल के। तो पहला भाग तो अपन ने पढ़ लिया, चापर संस्कृति, और दूसरा भाग है ये है हैंडेक्स संस्कृति। चापर संस्कृति के बाद में अपन बात कर रहे हैं हैंडेक्स संस्कृति की। हैंडेक्स संस्कृति है ये मुख्यतः दक्षिण भारत की संस्कृति है, और चापर संस्कृति जो थी ये मुख्यतः उत्तर भारत की संस्कृति थी, मैंने बताया भी आपको। देखिए सर्वप्रथम इस संस्कृति के औजारों को, सर्वप्रथम इस संस्कृति के जो औजार प्राप्त हुए ना, वो प्राप्त हुए मद्रास के अंदर। मद्रास का पलवरम है, पलवरम, मद्रास के पलवरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा हैंडेक्स संस्कृति की खोज की गई। और 1884 के अंदर विलियम किंग के द्वारा मद्रास के बदबदूरे, मद्रास का स्थान है बदबदूरे, यहां से भी हैंडेक्स खोजा गया था, यहां से भी हैंडेक्स खोजा गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसके स्थान देखिए, ज्यादा इसके स्थान उत्तर भाग में ज्यादा स्थान थे, तो इसके स्थान देखेंगे। पहला मद्रास, मद्रास के अंदर है कोर्टलयार नदी, कोर्टलयार नदी है, इसमें स्थान है बदम बदूरे, ये बदबदूरे वही है। यहां पर जो उपकरण बदबदूरे स्थान है, दूसरा स्थान है गुडियम, दूसरा स्थान गुडियम है। यहां से कौन कौन से औजार प्राप्त हुए, हैंडेक्स, क्लीवर, फलक आदि उपकरण हैं, ये यहां से मिले हैं। नेक्स्ट है बीडी कृष्णा स्वामी, पुरातत्वविद है, इसने इसी आधार पे निर्माण प्रणाली को, यानी इस निर्माण प्रणाली को, ये जो निर्माण प्रणाली है इसको मद्रास इंडस्ट्री नाम दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मद्रास इंडस्ट्री नाम दिया है। नेक्स्ट है कर्नाटक, कर्नाटक की कृष्णा नदी है, इसकी नदी है कृष्णा नदी कर्नाटक के अंदर। यहां पर 2 स्थान है, अनंगवाड़ी व भागलपुर। कृष्णा की सहायक है मालप्रभा, मालप्रभा नामक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा। तो देखिए ये बात जो हो गई आपकी निम्न पूरा पाषाण काल की बात होगी मित्रों। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर अपन ने औजारों के आधार पर इसके 2 भाग करे थे। एक भाग तो था चापर चोपिंग संस्कृति, दूसरा भाग है हैंडेक्स संस्कृति। चापर चोपिंग संस्कृति उत्तर भारत में थी, हैंडेक्स संस्कृति है दक्षिण भारत में है। देखिए हैंडेक्स संस्कृति है, इसके अंदर जो औजार मिले ये पलवरम के अंदर मिले, पलवरम मद्रास में है 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूसफुट को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका और पूछे जाने की संभावना भी है आगे भी। 1884 में विलियम किंग के द्वारा मद्रास के बदबदूरे से हैंडेक्स खोजा गया। नेक्स्ट यहाँ पर स्थान देखेंगे, कौन कौन से स्थान है। मद्रास का नदी है कोर्टलियार नदी, इसमें बदबदूरे नामक स्थान है। एक है गुडियम, गुडियम से हैंडेक्स, क्लीवर और फलक नामक औजार हैं प्राप्त हुए। और इसी आधार पर बीडी कृष्णा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीडी कृष्णा स्वामी ने
यहाँ पर ये औजारों का निर्माण हुआ, इसी औजारों के निर्माण के कारण इस स्थान का नाम मद्रास फैक्ट्री रखा या मद्रास इंडस्ट्री कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्नाटक। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर मद्रास इंडस्ट्री एक नामकरण किया गया और वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है बी.डी. कृष्णा स्वामी के द्वारा। कर्नाटक की कृष्णा नदी के एक सहायक नदी है मालप्रभा, और मालप्रभा के किनारे अनंगवाड़ी और बागलपुर नामक स्थान है। यहां से भी आपको हैंडेक्स नामक संस्कृति के औजार हैं ये देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, अपन ने बात करी है आज पूरा पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर ली, तमाम बातें मैंने आपको समझाई है। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, और इसके बाद में आपकी जो तीसरी क्लास होगी वो होगी मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। धन्यवाद।